चलो ठीक है बेटा। ऐसे बाकी कंडीशन आपकी हो गई थी, ठीक है। स्प्रिंग पेंडुलम की बात करनी थी। अगर कोई स्प्रिंग पेंडुलम है, ठीक है, क्या है बेटा, स्प्रिंग पेंडुलम है, तो उस कंडीशन में कैसे वो ऑसिलेट होगा, क्या टाइम पीरियड आपका होगा, तो कैसे होगा। देखो स्प्रिंग पेंडुलम क्या होता है बेटा, अगर किसी इस पर ब्लॉक को किसी स्प्रिंग से कनेक्ट करके तो क्या ऑसिलेट कराया जाए, अगर किसी स्प्रिंग से क्या करें कनेक्ट करके उसको ऑसिलेट कराया जाए, ठीक। मालूम मास नियम है, स्प्रिंग कांस्टेंट के मास नियम है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के है। तो उस कंडीशन में अगर इसे आप ऑसिलेट करते, चाहे वर्टिकली हैंग करते हैं इसको सरफेस पर रखें, दोनों कंडीशन में टाइम पीरियड आपका वही होगा। अगर इसे आप ऐसे रखें या आपने वर्टिकली हैंग किया, जैसे कि वर्टिकली हैंग किया है और ये मास सेम अगर ये जो डिस्टेंस है उसके बाद स्ट्रेस कर दिया जाए, इसको खींच दिया जाए। जब स्ट्रेस करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डेवलप होगा, जो इसको क्या करेगा, फिर से अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। ऐसे ही एक्स्ट्रा लेंथ पे है, अगर आप इसे कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो दूर जाएगा, ठीक है, ये मूव करेंगे तो फिर पास आएगा, तो टू एंड फ्रो क्या करेगा, मोशन करेगा। तो मेन पोजीशन के दोनों कंडीशन में टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, इस तरह का जो मोशन आपका होगा उसे हम लोग कह लेते हैं क्या, SHM कह लेंगे। क्या बोलेंगे, SHM कह लेंगे। जो टाइम पीरियड आपका होता है, जो क्या होता है टाइम पीरियड, स्प्रिंग सिस्टम के लिए हम लोग बात करते हैं, तो T=2π√। वहाँ पे जो हम लोग लेते थे क्या, डिस्प्लेसमेंट अपान एक्सीलरेशन, यहाँ पे लेते थे इनर्शियल फैक्टर अपान क्या, जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है स्प्रिंग फैक्टर, इनर्शियल फैक्टर अपान स्प्रिंग फैक्टर क्या लेते हैं। तो टाइम पीरियड इसका लेते हैं, टाइम पीरियड स्प्रिंग सिस्टम का 2π√। इनर्शियल फैक्टर अपान स्प्रिंग फैक्टर, इनर्शियल फैक्टर अपान स्प्रिंग फैक्टर से क्या हो जाएगा आपका बराबर होता है। अब यहाँ से जब दिखाएंगे तो T की वैल्यू आ जाएगी 2π√। इनर्शियल फैक्टर कितना है, मास। इनर्शियल जो है वो क्रिएटिंग फैक्टर कौन सा है आपका, है मास। तो m/k के बराबर होगा, m अपान क्या होगा, T=2π√। m/, क्या हो जाएगा, k के इक्वल हो जाता है। तो जो टाइम पीरियड आपका होगा T की वैल्यू 2π√। m/, क्या होता है, k के बराबर। अगर कोई भी स्प्रिंग है, ठीक, अगर उसे आप ऑसिलेट कराते हैं, स्प्रिंग हमसे क्या कर रहे हैं, ऑसिलेट कर रहे हैं टू एंड फ्रो, तो वहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू T=2π√। m/k के बराबर होता है। अगर क्यों लेट हो गई बेटा, हाँ, अरे देखो तुम लोग की ऐसे ही गड़बड़ी बनी रहेगी तो बंद हो जाएगा कल से। चलिए आप तो टाइम से आते हो। और देखो एक दिन छुट्टी हो गई, ये देखिए, तो अगले दिन बकरीद अपने बना लिए लोग ने, हाँ। एक भाई सिस्टम है, सारी चीज़ें चलने के लिए आपकी रेगुलरिटी ज़रूरी है ना। हो गया 2π/k, ठीक। तो यहाँ से दिखा, अगर फ्रिक्वेंसी आप निकालते, फ्रिक्वेंसी 1/T के बराबर होता है। फ्रिक्वेंसी है कि लागू हो जाएगी 1/T, T की जगह रखेंगे 1/, कितना हो गया 2π/m/k। ये बेटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो फ्रिक्वेंसी आएगी 1/2π√k/ क्या हो जाएगा, ये। अगर फ्रिक्वेंसी कहीं निकालनी है तो उस कंडीशन में फ्रिक्वेंसी स्प्रिंग कांस्टेंट के रूट के राइट से प्रोपोर्शनल होता है, पीरियड स्प्रिंग कांस्टेंट के अंडर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर आपका इंक्रीज का है, यहाँ पे क्या करेगा, इंक्रीज का होगा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, तो उसके अंदर टाइम पीरियड की वैल्यू आपका रिड्यूस होती है। उसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, क्या इंक्रीजमेंट होगा, क्या डिक्रीजमेंट होगा, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, ठीक। हो गया बेटा। अब देखो दूसरी चीज़ें होती हैं,
अगर स्प्रिंग आपकी कैसी है, मैसिव है, मैसिव स्प्रिंग होने का मतलब बेटा आपका स्प्रिंग का भी अपना मास दिया गया है। दूसरा पॉइंट बना लीजिएगा, ये तब के लिए होता है, ये जो हम लोग अप्लाई करते हैं कि जब स्प्रिंग मासलेस है, ठीक है, केवल ब्लॉक का मास आपको दिया जाता है, तब टाइम के या अपने मनसी डिटरमाइन करते हैं। बट अगर कंडीशन जो दिया जा रहा है, आपकी स्प्रिंग कैसी है, मैसिव है, मैसिव का मतलब उसका भी अपना मास दिया गया है। सपोज दैट स्प्रिंग का मास आपका कैपिटल एम है और जो बॉब है जिसके ब्लॉक है जिसको करंट करके आप रिवॉल्व कर रहे हैं, उसका मास आपका बेटा क्या है, स्मॉल एम। तो उस केस में इफेक्टिव जो मास होता है ना, स्मॉल एम प्लस या एफ आई क्या 3 हम लोग लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन आपका हो गया पार्ट मैसिव स्प्रिंग, मैसिव स्प्रिंग। अगर स्प्रिंग जो आपका है मैसिव है मतलब हैवी, ठीक है, तो अगर मैसिव स्प्रिंग आप लेते हैं तो उस केस में मैसिव स्प्रिंग से क्या करते हैं, मास की वैल्यू अगर मास ऑफ स्प्रिंग कैपिटल है, इस मास ऑफ स्प्रिंग इज कैपिटल है, स्प्रिंग का जो मास आपको दिया गया है कितना है, कैपिटल है, मास ऑफ स्प्रिंग कैपिटल है और मास ऑफ ब्लॉक इज स्मॉल है। ब्लॉक का मास स्मॉल है, स्प्रिंग का मास कैपिटल है। उस कंडीशन में हम लोग टाइम के निकालेंगे तो टी की वैल्यू यहाँ पे इफेक्टिव जो आपका होगा, इफेक्टिव मास जो मास स्प्रिंग और ब्लॉक दोनों का कंबाइन करके इफेक्टिव मास यहाँ पे काउंट जो टाइम फैक्टर को अफेक्ट करेगा, तो इफेक्टिव मास की वैल्यू मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ स्प्रिंग बाई 3 1/3 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ब्लॉक लेते हैं और स्प्रिंग लेते हैं। तो यहाँ पे इफेक्टिव मास की वैल्यू जैसे मास ऑफ स्प्रिंग प्लस 1/3 ऑफ मास ऑफ द क्या स्प्रिंग दिया जाता है। तो यहाँ पे इफेक्टिव मास की वैल्यू प्लस m/3 हो जाएगा। ये टोटल हम लोग यहाँ से मास की वैल्यू इफेक्टिव जो होगा डिटरमाइन कर लेते हैं। सो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन टी की वैल्यू 2 पाई ये पाई के मतलब ना ये इफेक्टिव पाई के लिखिए बेटा, ये इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ रही है, ये इफेक्टिव मास की वैल्यू आपकी है वो कितनी आपकी आ रही है, m प्लस m/3 यानी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम बाई क्या है 3, ठीक। तो एम इफेक्टिव की जगह पे उस वैल्यू को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं पुट कर देंगे बेटा, तो टोटल आपका हो जाएगा तो टी का 2 पाई स्मॉल एम मास ऑफ ब्लॉक प्लस कैपिटल m/3 पूरे का बाई क्या होगा। तो ये टाइम पीरियड आपका अगर फाइंड आउट कर रहे हैं किसी मैसिव स्प्रिंग से अगर कनेक्ट करके ब्लॉक को क्या करते हैं फाइंड करते हैं। इसके बहुत बात हो गया है, थोड़ा सा अभी ठीक है नया है, कुछ एक्स्ट्रा करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए स्प्रिंग का पूरा मास नहीं लेगा, ऑक्सीडेशन उसका 1/3 लिया जाएगा, जितना भी स्प्रिंग का मास दिया जाएगा, ठीक है, वो ऑक्सीडेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी 1/3 पार्ट प्लस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप डिटरमाइन कर लेते हैं कितना होगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे एक टर्म आता है बेटा रिड्यूस्ड मास, एक टर्म आता है आपका रिड्यूस्ड मास, तो नोट कर लिए पहले। देखो बेटा ये तो हो गया सिंगल कंडीशन में, अगर एक स्प्रिंग आपका कनेक्ट किया है ब्लॉक कनेक्ट किया गया तो यहाँ पे कंडीशन दूसरा लिखिएगा रिड्यूस्ड मास, इसमें भी समझ लो क्या होता है
अब इसे अगर आप कंप्रेस या रिफ्रैक्शन करके यहाँ पे दोनों को क्या किया जाए, ठीक है, मूव कराया जाए, तो उस कंडीशन में पूछा क्या जाता है कि इसका बेटा मास जो आपका होगा, जो मास होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिड्यूस मास कह देते हैं। क्या बोले उसे, रिड्यूस मास कहेंगे। तो रिड्यूस मास की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से आप रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे करेंगे देखिए। M1 है, M2 है, और एक ऑप्शन क्या है, K। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे इफेक्टिव मास निकाला था ना, M प्लस M बाई क्या 3 के बराबर होता था। यहाँ पे जब हम लोग लेते हैं क्या रिड्यूस मास लेंगे, तो रिड्यूस मास की वैल्यू होती है 1/5 M से दिखाते हैं, 1/5 M1 प्लस 1/5 M2, यानी कि दोनों के रेशियो टोटल सबके बराबर होता है। ठीक, तो इसको अगर एलसीएम M1 M2 हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, M1 × M2। ठीक, ये हो गया M1 प्लस M2 1/5 M की वैल्यू निकालने के लिए रिड्यूस मास, तो नीचे से ऊपर हो जाएगा M1 M2 अपान M1 प्लस क्या हो जाएगा M2 के बराबर, इसे कॉल्ड रिड्यूस मास। इसी को टर्म क्या कहते हैं बेटा, रिड्यूस मास कहते हैं। तो रिड्यूस मास हमारे की वैल्यू M1 M2 अपान M1 प्लस क्या होगा, M2 के बराबर होगा। अब यहाँ से आपको डिटरमाइन करनी है कि अगर टाइम पीरियड निकालना है, दोनों साइड से अगर स्प्रिंग से ब्लॉक को कनेक्ट किया गया है और उससे फिर ऑसिलेट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड का क्या रिलेशन मिलेगा, क्या टाइम पीरियड होगा। तो यहाँ से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो आपका होगा इक्वल टू 2 पाई टू M रिड्यूस अपान क्या K बाई K होता है। तो यहाँ पे जो मास लेंगे उससे रिड्यूस मास रखेंगे बेटा। आप रिड्यूस मास की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो मिल जाएगा इक्वल टू 2 पाई टू M1 × M2 अपान M1 प्लस M2 बाई K। ये फैक्टर नीचे आ जाएगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो इक्वल टू 2 पाई टू M1 M2 अपान K ब्रैकेट में M1 प्लस M2। ये कंडीशन तब के लिए अगर दो स्प्रिंग सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, किसी स्प्रिंग से दोनों साइड से अगर ब्लॉक को कनेक्ट करते हैं, ब्लॉक को कनेक्ट करके फिर उसे ऑसिलेट कराया जाता है। ठीक, तो इस टाइप का अगर ऑसिलेशन कराया जा रहा है तो उस केस में आपका जो सिचुएशन बनता है उसी को टर्म देते बेटा रिड्यूस मास। क्या कहेंगे उसे, रिड्यूस मास। और टाइम पीरियड भी निकालेंगे T इक्वल टू 2 पाई रूट। ठीक है, क्या ये हम रिड्यूस अपॉन के आप यहाँ से रिड्यूस मास की वैल्यू आउटपुट कर दीजिए, डिटरमाइन कर लेते हैं यहाँ से। ठीक, हो गया। दिस इज कॉल्ड क्या, रिड्यूस मास। तो उसके बेस पर आप निकाल लेते हैं क्या होगा, कैसे होगा, वहाँ से रिप्रेजेंटेशन आपका हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट लिखेंगे ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। ऑसिलेशंस ऑफ स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। पहला ले लो बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन। फर्स्ट करेगा सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन देखो होता क्या बेटा, जब हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, तो केस में अगर दो स्प्रिंग आप सीरीज कनेक्ट करेंगे तो उसके साथ में अपने ब्लॉक को क्या करेंगे, कनेक्ट करके फिर ऑसिलेट करते हैं, तो वो सिचुएशन आपका सीरीज का होगा। जरा समझेंगे, अब स्प्रिंग है मास m है, फिर कांस्टेंट K1 है, K1 K2 स्प्रिंग कांस्टेंट है, दो आपके स्प्रिंग्स हैं, उन्हें आप लोग मास के ब्लॉक को कनेक्ट करके क्या किया जाए, ऑसिलेट कराया जाए। मास का ब्लॉक को क्या करें, कनेक्ट करके ऑसिलेट कराया जाए। ठीक है, K1 है, दूसरा K2 है,
K1 K2 मासेस के ब्लॉक्स हैं, उन्हें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से करंट चाहे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखो या वर्टिकल, दोनों के लिए बेटा रिलेशन वही आता है। आप ऐसे रखिएगा कि अगर आप हॉरिजॉन्टल पे बनाना चाहें तो आप हॉरिजॉन्टल पे मास आपका है ऐसे दोनों से रखा है, ठीक है। बट सिचुएशन ये होता है, ये स्मूथ सर्फेस लेते हैं जो हॉरिजॉन्टल पे रहते हैं, ठीक है। उस केस में अगर इसे ऑसिलेट करेंगे तो टाइम पीरियड का बेसिक फार्मूला बनाते हैं =2π/L/K। तो कंडीशन क्या है, अब इसमें 2 लगे और सीरीज में याद रखेंगे बेटा, सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग का जो आपका होता है, जैसे हम लोगों ने कैपेसिटर को जोड़ा था ना, कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन क्या आता है बताओ, C=C1+C2 की 1/C=1+1+1+C। पहला सीरीज क्या है, कैपेसिटर्स के सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या है, 1/C=1/C++1/C3 पैरेलल में करते हैं तब डायरेक्टली सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे भी आपका स्प्रिंग जो होता है उसका बिहेवियर जो आपका होगा वो लाइक क्या, जो आपने पढ़ा था किसमें, कैपेसिटर के केस में, सिमिलर टाइप ऑफ बिहेवियर वहाँ पे भी फॉलो करेगा। तो कंडीशन हो गई K1 का K2 है, तो यहाँ पे जो इफेक्टिव K होगा, जो कॉम्बिनेशन का K लिखेंगे, इफेक्टिव K की वैल्यू लिखेंगे, K सीरीज की 1/K1+1/K2+ क्या हो जाएगा 1/K3 एंड सो ऑन, ठीक। तो यहाँ से जो K की वैल्यू निकाल हो जाएगा तो 1/K की वैल्यू आएगी 1/K1+1/K2, तो ये है 1/K1+1/K2। एलसीएम जो होगा वो K1 K2 हो जाएगा, एलसीएम आप फाइंड करके क्या मिलेगा, K1 K2 हो जाएगा। तो उस केस में क्या आ जाएगा आपका K1 K2 एलसीएम हो गया, तो ऊपर K1 प्लस कितना K2, बट क्या आ जाएगा K1 प्लस क्या हो जाएगा K2 की बात। तो इसके बेस पर हम लोग यहाँ से रिकमेंड कर लेते हैं कि क्या टाइम पीरियड का रिलेशन बनेगा। जैसे आपने लिया एलसीएम K1 K2 हो गया, मैं ऊपर बचा कर K2 K2, ये होगा 1/KS, KS की वैल्यू करोगे K1 K2 और बाहर K1 प्लस क्या हो जाएगा K2 का, K1 K2 और K2 प्लस क्या हो जाएगा K2 बराबर हो जाएगा। तो ये आपका सीरीज का दो अगर स्प्रिंग जोड़ेंगे तब उसमें कॉम्बिनेशन करिए, ठीक। अब कंडीशन क्या होगा, टाइम पीरियड B बराबर होगा 2π/M/KS, ठीक। अब KS की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यहाँ से इसको क्या होगा 2π/M/KS की वैल्यू K1 K2 K1 प्लस क्या K2, ये ऊपर सेट कर दो, 2π/M K1 प्लस K2 K1 K2, ठीक। तो ये करके नहीं टाइम पीरियड होता है, तो हमारे पास केवल 2 स्प्रिंग, अगर ब्लॉक जो है 2 स्प्रिंग से कनेक्टेड हैं तो यहाँ से वैल्यू पुट करके हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। बट अगर ऐसे ऐसे n स्प्रिंग से आपको कनेक्टेड है तो इसकी वैल्यू 1/K, इसकी वैल्यू 1/K1+1/K2+1/K3 एंड सो ऑन करके लगाएंगे, ठीक। तो उस कंडीशन में 1/K1+1/K2+1/K3 एंड सो ऑन, ठीक। तो ये केस आपका होता है, इसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। इसके बेस पे आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी कैसे होगी वहाँ से आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। नीचे लिखिएगा If n springs, for example, if n springs, each having spring constant, if n springs, each having spring constant, each having spring constant k, each having spring constant k, are connected in k, are connected in series, are connected in series, then देखो अगर मान लो आपको n स्प्रिंग्स हैं, उनकी एक कांस्टेंट हम लोग बात में क्या ले रहे हैं k, तो 1/K1+1/K2 प्लस क्या 1/K3 का डायरेक्ट हो जाएगा 1/Kn हो जाएगा, ठीक। ये कंडीशन हमारा होता है किसका
स्प्रिंग के लिए जो हम लोग निकाल रहे हैं 1/k प्लस 1/k1। अब यहाँ से अगर K1 K2 K3 इक्वल है तो उस केस में कर देंगे 1/ks इक्वल टू, या ऐसे कर लो जब if आपने लिखा K1 इक्वल टू K2 इक्वल टू K3 इक्वल टू डाटा डॉट Kn, ठीक, सभी के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू आपकी सेम है, तो यहाँ से आप निकालेंगे तो Ks की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K/n के बराबर हो जाएगी। अगर सभी की वैल्यू इक्वल है तो उस केस में क्या होगा बेटा, K/n के इक्वल हो जाता है। तो यहाँ से दिखा देते हैं इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 अपॉन क्या K1 प्लस 1/K2 प्लस, अब सबकी वैल्यू आइडेंटिकल है तो वही K क्या हो जाएगा, n के इक्वल हो जाता है, ठीक। तो इस केस में अगर टाइम पीरियड की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है बेटा, क्या निकालना आपको, टाइम पीरियड की वैल्यू डिटरमाइन करना है, तो T इक्वल टू क्या लिखते हैं, T इक्वल टू होता है 2 पाई रूट इनटू, सिंस T इक्वल टू 2 पाई रूट m/k होता है, जिसकी s यहाँ पे रखें, Ks की वैल्यू कितनी है 2 पाई रूट m/k/n, n कहाँ से हो जाएगा ऊपर, T आ जाएगा T इक्वल टू 2 पाई रूट n इंटू m/k, मतलब अगर n स्प्रिंग को आइडेंटिकल स्प्रिंग को, ठीक है, हम लोग सीरीज में कन्वर्ट कर दिया जाए तो इक्विवेलेंट जो क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा उसका टाइम पीरियड की वैल्यू इक्वल टू 2 पाई रूट n इंटू m/k, यानी कि रूट n टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग को आप कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में इक्विवेलेंट जो स्प्रिंग क्या होगा, टाइम पीरियड आपका होगा वो पहले का रूट n टाइम्स से क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। सिंगल स्प्रिंग से कनेक्ट करेंगे तो सिंगल स्प्रिंग से जितनी वैल्यू आपको मिलती है टाइम पीरियड, उसका रूट n टाइम्स हो जाता है, ठीक, नोट करिए। आगे लिखो बेटा, नीचे लिखिए, दैट इज इफ n आइडेंटिकल स्प्रिंग, if n identical springs are connected in series, then identical springs are connected in series, then ठीक, the time period of oscillations will be root n times of time period of oscillations when block is connected by a single spring, मतलब सिंगल स्प्रिंग से, उन्हीं स्प्रिंग से जो सिंगल स्प्रिंग था उससे अगर एक कनेक्ट करके आप ऑसिलेट करते हैं तो जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है उसका रूट n टाइम पीरियड क्या हो जाता है, टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। मतलब सारे सीरीज कॉम्बिनेशन का जो टाइम पीरियड है वो रूट n टाइम्स हो जाएगा जो सिंगल स्प्रिंग के द्वारा हमें मिलता था, यानी टाइम पीरियड की वैल्यू क्या कर जाती है, इंक्रीज कर जाती है, पहले की तुलना में क्या करेगा वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। दूसरा रखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है, लोग छुट्टियों पे हैं। जैसे वैसे क्वेश्चन बेटा जो फ्री के हैं एक बार पढ़े रहिए, ये सीधे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनता है, आपको याद है, सीधे आपको ऐसे बहुत सारे केसेस में न्यूमेरिकल में सीधे डाटा ही पूछा जाता है, क्या रिलेशन ही पूछ लेता है, ठीक है। लेकिन पढ़े रहे तभी ना, यहाँ पर कुछ लोग थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि हम तो टॉप कर जाएंगे।
ठीक है। देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हम लोगों ने पढ़ा था सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब अगर स्प्रिंग को आप पैरेलली कनेक्ट किए हैं, यहाँ पे देखो तीन कंडीशन बनती है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अलग अलग कंडीशन बनेंगे। अगर आपको स्प्रिंग को, जैसे दो स्प्रिंग है, दो स्प्रिंग से अगर आपने कनेक्ट किया, ठीक, और हमें शो करना क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो ऐसे पैरेलल कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी क्या होता है, दोनों स्प्रिंग में जो चेंजेस आएंगे ना, इलांगेशन होता है, कंप्रेशन, वो सेम आएगा। अगर इस तरह से बेटा कनेक्टेड है तो कॉम्बिनेशन हम लोग नाम देते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, K1 है, K2 है। एक का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, दूसरे वाले का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। m मास का कोई ब्लॉक आपने कनेक्ट किया, ये कॉम्बिनेशन जो आपको दिख रहा हो क्या है, पैरेलल। ऐसे ही अगर हम लोगों ने ऐसे कनेक्ट किया था, ये बताओ ये सीरीज होगा या पैरेलल होगा, जैसे सीरीज आप पैरेलल, ये मास का ही ब्लॉक यहाँ भी है, ये वाला जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन का रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 है। ये सीरीज को, हाँ सीरीज, ये सीरीज ये पैरेलल है पक्का। यस। और आप लोग सहमत हैं क्या आंसर से? हाँ जी लग रहा है ऐसा ना। अरे बेटा सीरीज और पैरेलल बेस्ट सबसे बेस्ट रिलेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में स्प्रिंग एक दूसरे से जुड़े होते हैं, स्प्रिंग एक दूसरे से जुड़े हैं क्या, बीच में ब्लॉक है, ठीक है। जब सीरीज हम लोगों ने बनाया तो ऐसे बना था, आपने स्प्रिंग को कनेक्ट किया, बेस्ट कंडीशन होता था। यहाँ पे अगर दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो इलांगेशन करें चाहे कंप्रेशन, दोनों में डिफरेंट मिलेगा। इस केस में अगर इलांगेशन या कंप्रेशन करते हैं तो दोनों में वैल्यू क्या मिलेंगे, डिफरेंट मिलेंगे, ठीक। ये केस आपका होता है, इसे सीरीज कहते थे। ये सीरीज है, ये सीरीज नहीं है। इसमें देखो अगर हम नीचे दबाएंगे तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, मतलब एक जितना इलांगेट करेगा दूसरा उतना कंप्रेस होगा। ऊपर करोगे तो इतना ये कंप्रेस होगा उतना ही इलांगेट होगा, जबकि यहाँ खींचिए दबाइए, अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तब तो सेम हो सकता है, पर अगर दोनों का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है तो जिसका कम होगा वो ज़्यादा खींचेगा या ज़्यादा दबेगा, जिसका ज़्यादा होगा वो कम खींचेगा या दबेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी होती है। तो यहाँ से दिखाएंगे इनका सीरीज नहीं है, दोनों ये पैरेलल ही है, चाहे आप क्या वर्टिकली कर दीजिए या आप हॉरिजॉन्टली कर दीजिए, ठीक। हॉरिजॉन्टली अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखेंगे तो ऐसे बनेगा, और यह मास का ब्लॉक है, इसमें कांस्टेंट K1 और K2 है, ठीक। इसमें कांस्टेंट K1 K2 है, मास का ब्लॉक कितना है, ये मास का ब्लॉक है, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू K1 और कितना है, K2 है। तो उसके बेस पर दिखाएंगे यहाँ से कैसे होगा, क्या होगा। दूसरा केस, ऐसे क्योंकि हम हॉरिजॉन्टल सरफेस दिखा रहे हैं, दोनों वर्टिकल वाला कर दीजिए। A1 K2 M ये सारे पैरेलल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है और ये वर्टिकल इनकी कंडीशन में है। यहाँ पे जो हम लोग लेते हैं बेटा स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इक्विवेलेंट जो लेंगे वो K1 प्लस K2 यानी कि दोनों के क्या होगा, सम के बराबर होगा, ठीक। ये रेजिस्टेंस का क्या होता है, और क्या उल्टा कैपेसिटेंस जैसे भी रख करता है, जैसे कैपेसिटर को पैरेलल में जोड़ देते हैं C1 प्लस K2 प्लस C3 होता है, ऐसे यहाँ पे K1 प्लस K2 प्लस K3 ले लेंगे जब पैरेलल में जोड़ेंगे, ठीक। और सीरीज में जोड़ेंगे तो 1/3 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे K पैरेलल की जो वैल्यू होगी बेटा वो K1 प्लस कितना हो जाएगा, K2। K1 प्लस क्या होगा, K2 के बराबर होगा। जब K1 प्लस K2 के बराबर हो तो टाइम पीरियड की वैल्यू T इक्वल टू 2/√m बाई क्या आ जाएगा, K हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो T की वैल्यू हो जाएगी T इक्वल टू 2/√m बाई K1 प्लस कितना
K2। टाइम पीरियड की वैल्यू होगी इक्वल टू 2 प्लस क्या हो जाएगा K2 के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इसके बेस पर फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया इक्वल टू 2 प्लस K2। दिस इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ क्या ऑसिलेशंस की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ पे अगर आइडेंटिकल स्प्रिंग को आप कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, n टाइम्स आपका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आपका स्प्रिंग कांस्टेंट लिख लो। इफ n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन identical springs are connected in parallel combination then equivalent spring constant of combination then equivalent spring combination of spring then equivalent spring constant of combination एक की वैल्यू नहीं बेटा K1 पर K2 प्लस के लिए डालना क्या होगा, ये होगा n इनटू K, n टाइम होगा, तो टाइम ही है K की वैल्यू है 2 पाई 2 m बाई n K। ठीक, इक्वल टू 2 पाई m बाई क्या हो जाएगा, K के बराबर हो जाता है। प्रेजेंटेशन आपका हो जाता है, कैसे निकालेंगे क्या होगा वो चीज़ें आपकी यहाँ से निकल जाती हैं। तो टाइम पीरियड आपका सीरीज में क्या होगा, पैरेलल में क्या होगा, दैट मीन्स यहाँ पे जो टाइम पीरियड होगा अगर ये बोलेंगे तो 1/n टाइम पीरियड। ठीक, तो लिख लीजिए चल के दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस, दैट इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस the time period of oscillations is like time period of oscillations when n identical springs are connected in identical springs are connected in किसमें, पैरेलल, इन पैरेलल is 1/√n times of time period of oscillations when same block is when
block is connected by single identical spring. सिंगल आइडेंटिकल स्प्रिंग हो गया। तो सिंगल जितना होगा उसका क्या हो जाता है 1/√n टाइम्स हो जाता है। एक सिंगल स्प्रिंग से ऑसिलेट करने का जो टाइम इंटरवल होगा तो 1/√n टाइम्स हो जाता है। तो इसके बेस हम दिखा लेंगे क्या आपका होगा टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर एन आइडेंटिकल स्प्रिंग को आप सीरीज में कनेक्ट किया है तो। ठीक, आगे लिखेंगे। नेक्स्ट हेडिंग कर लो, वेरियस फार्मूला ऑफ SHM। जल्दी कर बता, ये लास्ट खत्म कर देना। वेरियस फार्मूला ऑफ SHM, वेरियस फार्मूला ऑफ SHM। देखो, अगर SHM आप करा रहे हो, ठीक है, क्या करा रहे हो? SHM करा रहे हैं, ठीक। उस पर डिफरेंट केसेस में आपको नए नए रिलेशन बनाए जाते हैं। अगर आपने यूट्यूब के लिए कौन वाला यूट्यूब, मोबाइल वाला, अभी मोबाइल वाला यूट्यूब में यूज सेव कर दिए मोबाइल में। हाँ, तो ये यूज सेव का ट्यूब है बेटा। अगर यूज सेव का कोई ट्यूब है, इसमें मान लो एच हाइट तक आपने क्या किया, लिक्विड फिल कर दिया। एच हाइट तक आपने लिक्विड दोनों इंजन में सपोज है। आइडियल लिक्विड लिया करता था। आइडियल का नाम था प्रिंसिपल नॉन डिस्कस। तो आइडियल लिक्विड है, एच हाइट तक आपने फिल कर दिया। इसकी हाइट को आपका कितना है, फिल कर दिया। फिल करने के बाद, ठीक, अगर एक साइड में बेटा किसी पिस्टन से हम इसको कंप्रेस कर दें, इधर से दबाएं, इधर से दबेगा तो इधर वाला लेवल क्या करेगा, ऊपर जाएगा। इधर वाला लेवल वाला दबा के हमने यहाँ कर दिया और ये लेवल मान लो हमने राइट करके यहाँ, जैसे इधर राइजिंग, जैसे इधर फॉल, इधर राइट हुआ तो इधर क्या हुआ, इधर का फॉल हुआ, उतना जितना इधर राइट फॉल रहेगा उतना इधर राइट करेगा। अगर सपोज राइट की वैल्यू हमने वाई से दिखा दिया, कितना है बेटा वाई, तो वाई राइजिंग आपकी हो रही है। इसकी हाइट में जो राइजिंग आपकी हो रही है वो कितने की हो रही है, आपकी वाई की हो रही है। और टोटल जो आपका क्या है, या हाइट एक साइड का है वो कितना है आपका एच है। टोटल हाइट एक साइड का के में जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में था तो एच था। ठीक, तो पूछा जाता है बेटा कि अगर आप कंप्रेस करके छोड़ देंगे एक साइड से क्या करें, कंप्रेस करिए, दूसरे साइड से छोड़ेंगे। देखो इधर का लेवल यहाँ और यहाँ का लेवल इधर वेट ज़्यादा होगा ना, इस वेट की वजह से क्या करेगा, ये नीचे आएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, लेकिन जाके ये रुकेगा नहीं, क्योंकि तब तक ये गैलेक्टिक एंड करते हैं आप ये अप एंड डाउन इधर उधर इस तरह से मूवमेंट होता रहता है। ठीक, तो अप एंड डाउन क्या करेंगे, वो मूवमेंट उनका होता रहता है। पूछा जाता है जो टाइम पीरियड आपका ऑसिलेशंस का होगा, टाइम पीरियड आप क्या ऑसिलेशन, ठीक, अगर पूरी लेंथ हम लोग लिक्विड कॉलम की एल ले लें, अगर पूरा जो लिक्विड कॉलम है उसकी लंबाई कितनी ले ली गई, एल लेंथ आपका हो, तो उस केस में एल मतलब 2s से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उस कंडीशन में जब हम लोग निकालते हैं बेटा, इसकी वैल्यू जब निकालेंगे कि टाइम पीरियड कितना होगा, तो लिख लीजिए पहले SHM ऑफ ए लिक्विड इन यू ट्यूब। सब एडिंग कर लो, SHM ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब, SHM ऑफ लिक्विड इन यू ट्यूब। हो गया, देखिए यार, अब डायग्राम बना लो, इसे डायग्राम बना लो, आने का कोई मतलब नहीं। अगर पूरी लेंथ की मान लो हमने एल ले लिया है, इसकी डेंसिटी आपकी रो है, यहाँ पर टाइम टू पाई, तो अगर लेंथ पूरा लिक्विड कॉलम की लेंथ अगर आपका एल है, तो यहाँ पर पूरी लेंथ की जो वैल्यू होगी 2s के बराबर। ठीक है, लेंथ की वैल्यू क्या होगा, 2s के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर टाइम पीरियड 2 पाई एल अपॉन, देखो जब वहाँ पे एच के टर्म में लेंगे, ठीक, किसके टर्म में लेंगे, एच के, तो T=2π√h/g लिखेंगे। और जब पूरे लेंथ लिक्विड कॉलम के टर्म में लेते हैं, T=2π√L अपॉन 2 इंटू क्या, पाई के बराबर हो जाता है।
ठीक है, सॉरी 2g के बराबर हो जाता है। तो वहाँ पे टिकल टू 2π√L/2g के बराबर होगा। जब लेंथ के का मिलेंगे टोटल लेंथ आप निकाला लेंगे टिकल टू 2π√L/2g, ठीक। और हाइट के कब मिलेंगे L है टिकल टू 2l, तो टिकल टू 2π√L की जगह पे 2h/2g 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा बेटा h/g बच जाता है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं टाइम पीरियड जो आपका होगा 3 की वैल्यू 2π/g के बराबर होता है। यह होता है हाइट ऑफ द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम। यह है हाइट ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम के स्टेट में आपकी हाइट है और यह टोटल लेंथ आप क्या है लिक्विड वाला यल जो है टोटल लेंथ ले लेते बेटा, ठीक। लिख दें यल जो होगा टोटल लेंथ आप लिक्विड वाला टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड वाला टोटल लंबाई लिक्विड वाला की आपकी लंबाई की वैल्यू 2h की इक्वल कंसीडर किया जाता है। दूसरा लिखो SHM ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर, SHM ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर, SHM ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। देखो अगर कोई भी सिलेंडर है बेटा किसी भी मान लो ये अब इसकी डेंसिटी अगर वाटर से कम और इसको पानी में से बाटल लो, ये समझ लो बाटल है ना, अगर खाली बाटल को पानी में क्या करके ऐसे वर्टिकली रख दीजिए। जब वर्टिकली बेटा रखोगे ना तो इसका कुछ पोर्शन अंदर लिक्विड के अंदर रहेगा, बाकी बाहर रहेगा। इसे अगर मान लो सपोज दैट इतना पोर्शन लिक्विड के अंदर जा रहा है, बाकी बाहर आप इसको थोड़ा सा जेंटली कंप्रेस करके ऐसे दबा दीजिए धीरे धीरे और फिर छोड़िए। जब छोड़ेंगे तो टेढ़ा मेढ़ा आइडेंटिकल रहेगा पहले, तो ये एक बार ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो अप एंड डाउन, ठीक है, क्या करेगा वो अप एंड डाउन का मूवमेंट होता है किसका, उस बाटल का, और उसी को हम लोग कैलकुलेट SHM होता है। क्या होता है SHM होता है। तो उस केस में क्या होता है कि बाटल आपका होगा क्या करेगा, जब उसको आप क्या करेंगे ऑसिलेट करके छोड़ देंगे तो क्या करेगा अप एंड डाउन मूवमेंट करेगा। उसी को हम लोग कह लेंगे क्या मोशन जो होगा उसका SHM कहलाएगा। क्या करेगा SHM कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए ना अगर एक डिजिटल बाटल है कोई इसको अगर कंप्रेस करके छोड़ दिया जाएगा तो ये अप एंड डाउन क्या करेगा मूवमेंट करेगा। जो मूवमेंट होगा इसका जो टाइम होगा, अगर मान लो जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, अगर ये L लेंथ का लिक्विड के अंदर है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में लेंथ कितना आपका L लेंथ लिक्विड के अंदर लाई कर रहा है, तो उस केस में जो टाइम पीरियड आपका होगा क्या होगा, आपका टाइम पीरियड आपका ऑसिलेशन का होगा एक वैल्यू 2π/√L, जितना लेंथ इसका डिप कर रहा है जब केस तो उस पर डिपेंड करेगा L/G के बराबर। तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2π/√L क्या हो जाएगा G के बराबर होगा। अगर L लेंथ उसका क्या करना है, क्या करना है बेटा, उसमें डिप करना है। तो एक पॉइंट जल्दी से लिख लीजिए, सर आ गए हैं, जल्दी करिए। देखिए SHM ऑफ स्मॉल बॉल, SHM ऑफ स्मॉल बॉल रोलिंग डाउन इन हेमिस्फेरिकल बाउल, SHM ऑफ स्मॉल बॉल, जल्दी करो, SHM ऑफ स्मॉल बॉल रोलिंग डाउन इन हेमिस्फेरिकल बाउल। अगर मैं हेमिस्फेरिकल बाउल में सपोज इसकी रेडियस की वैल्यू फैक्टर आ है और एक आपका बॉल है, ठीक, एक स्मॉल बॉल है, इसकी रेडियस स्मॉल आ है, इसको अगर इसके ये रियल कंडीशन है, अगर इसको ऑसिलेट करा के छोड़ दीजिए तो ऑसिलेट करोगे तो एक बार इधर में आपने मान यहाँ पे लाया आपने छोड़ा तो ये इधर से टू एंड टू क्या करेगा मूव करेगा, ठीक। इस तरह से इसका क्या करेगा मूवमेंट होगा, एक बार इधर आएगा इधर आएगा और ये इधर दोनों इसका मूवमेंट इधर उधर होगा। तो इसका भी मोशन हमारा क्या कहलाता है SHM कहलाता है, ठीक।
यहाँ पे जो टाइम पीरियड आप लेंगे कि उस बॉल का टाइम पीरियड क्या होगा आपके रिजल्ट का, तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू मिलेगा टी इक्वल टू 2 पाई इंटीग्रल रूट 2। देखो इसकी रेडियस आर है कैपिटल आर, और इस बार की जो बॉल आपने लिया है इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ठीक। तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन, इसके टाइम पीरियड आपका ऑसिलेशन जो हो जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बाई क्या हो जाएगा जी के बराबर होगा, ठीक है। तो इसके बेस पर आप दिखा देते हैं कैसे होगा, ठीक हो जाएगा इतना। चलिए इतना कर लीजिए, फिर कल करिएगा सर आगे में, और अभी सर से बात कर लीजिएगा क्या सिचुएशन बनती है, ठीक है। कब से लोग आएंगे बता देना, ठीक। नहीं तो अगर ऐसी सिचुएशन रहेगी तो हो सकता है